नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया लेक्चरर जियोग्राफी हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 जियोग्राफी चैप्टर 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य आप सब विद्यार्थियों को मानव भूगोल की विषय वस्तु और प्रकृति से अवगत कराना है। सबसे पहले बात आती है कि जियोग्राफी क्या है, भूगोल क्या है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप +1 क्लास में अध्ययन कर चुके होंगे कि जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है भू प्लस गोल, यानी गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल के लिए अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो वास्तव में ग्रीक भाषा के यानी यूनान की भाषा के जियो और ग्राफिया इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है एक्सप्लेन करना यानी वर्णन करना। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग आज से लगभग 276 ईस्वी पूर्व, 276 ईस्वी पूर्व का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म दिवस से 276 वर्ष पूर्व ग्रीक के विद्वान रहे हैं एरास्टोनीज, उन्होंने पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। और जियोग्राफी के अंतर्गत हम दो तथ्यों का अध्ययन करते हैं। एक होते हैं फिजिकल फैक्टर, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, और दूसरा होता है कि जो फिजिकल फीचर्स नेचर हमें प्रोवाइड करती है उसके ऊपर मनुष्य अपनी बुद्धि बल से कौन से कार्य करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल से पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए हैं। इस प्रकार से भूगोल वह विज्ञान है जो गोलाकार पृथ्वी के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों का अध्ययन करता है। भूगोल की मुख्य शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं होती हैं। नंबर 1 फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल, यानी भूगोल की वो शाखा जो प्राकृतिक तथ्यों नेचुरल एलिमेंट्स का अध्ययन करती है, प्राकृतिक भूगोल कहलाती है। इसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, महाद्वीप और संपूर्ण पृथ्वी की जो भौतिक विशेषताएं हैं, नेचुरल विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं, जैसा कि आप सबने +1 क्लास में किया है। सेकंड वन होती है मानव भूगोल, यानी ह्यूमन जियोग्राफी। भूगोल की वह शाखा जो मनुष्य के एक्टिविटीज का ज्योग्राफी के संदर्भ में अध्ययन करती हैं, यानी पृथ्वी तल पर रहते हुए मनुष्य कौन सी सारी एक्टिविटीज करता रहता है, उन सब का ज्योग्राफी के संबंध में अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। इसके अंतर्गत हम मानव बस्ती, कृषि, जनसंख्या, उद्योग धंधे, परिवहन के साधन और अन्य सभी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा, अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से एक हैं फ्रेडरिक रैटजेल। इनका मानना है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यानी प्राकृतिक वातावरण में पृथ्वी के धरातल पर रहते हुए मनुष्य कौन सी एक्टिविटीज करता है, उन दोनों का अध्ययन करना ह्यूमन ज्योग्राफी का मूल उद्देश्य है। इसी प्रकार की मानव भूगोल की परिभाषा दी है अमेरिका की भूगोलवेता कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने।
इनका मानना है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी नेचुरल रूप से भी चेंज होती रहती है, उस पर क्रियाशील मानव, मनुष्य कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है, उन दोनों यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन, क्या चेंजेस आते रहते हैं, उन सब का अध्ययन करना मानव भूगोल है। नेक्स्ट आता है कि मानव भूगोल की प्रकृति या विषय वस्तु क्या है। स्कोप एंड नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का मनुष्य और प्रकृति के बीच इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है, यानी मनुष्य पृथ्वी के धरातल पर रहते हुए कौन सारी एक्टिविटी, किस प्रकार की एक्टिविटी करता रहता है, इन सब का अध्ययन करना ही ह्यूमन जियोग्राफी की विषय वस्तु है, ह्यूमन जियोग्राफी का नेचर है। यानी भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत मानव के क्रियाकलापों द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदर्शय, कल्चरल लैंडस्केप, यानी बस्तियां, महानगर, खेत खलियान, उद्योग धंधे, परिवहन के साधन, इस प्रकार की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज का अध्ययन करना मानव भूगोल की विषय वस्तु है। नेक्स्ट आता है कि मानव भूगोल एक ज्ञानात्मक विषय कैसे है, यानी हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी ए डायनेमिक सब्जेक्ट, या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि प्रौद्योगिकी मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन, अन्योन क्रिया का माध्यम है, कैसे। तो वास्तव में भूगोल और मानव भूगोल दोनों ही मनुष्य और प्रकृति के बीच चेंज होने वाले इंटरेक्शन का अध्ययन है, यानी जो ज्ञानात्मक है, हमारा नेचर भी और मनुष्य की एक्टिविटीज भी समय और स्थान के संदर्भ में सभ्यता के अनुसार चेंज होती चली जाती हैं। इन दोनों का अध्ययन करना, और इसमें तकनीकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप याद करिए, आज से सालों पहले, हजारों सालों पहले मनुष्य बैलों से खेती करता था। समय के साथ साथ इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह आ गए, तो अब इनका प्रयोग करते हैं। पहले टेलीफोन जैसी तकनीकी नहीं होती थी, आजकल टेलीफोन की तकनीकी है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध बदल रहे हैं, उन बदलते हुए संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल की विषय वस्तु रहती है, और इसलिए हम मानव भूगोल को ज्ञानात्मक विषय कहते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं कि जिस प्रकार से मोबाइल और वायरलेस टेक्नोलॉजी आने के बाद दूर संचार के क्षेत्र में नूतन नए परिवर्तन हम देख रहे हैं। जैसे पुराने टाइम में कभी इस टाइप्स के मोबाइल होते थे, आजकल आपके एंड्रॉयड यानी टच स्क्रीन मोबाइल आ गए हैं, और कंप्यूटर या हॉटस्पॉट, वाईफाई, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन शिक्षा, ये सब जो है बदलते परिवेश के अंतर्गत मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल एक ज्ञानात्मक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक है कि मानव भूगोल का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं, या मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। वास्तव में जब हम मानव भूगोल के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तो हम मानव शरीर की जो रचना है, प्रकृति ने जो मनुष्य का शरीर बनाया है, इसके अंगों का प्रयोग करते हुए हम नेचुरल तथ्यों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पृथ्वी का रूप, अब रूप तो मनुष्य का होता है, लेकिन हम जब कोई भी भूदृश्य देखते हैं तो ख्याल आता है कि कितना सुंदर भूदृश्य है, कितना सुंदर प्रकृति का रूप है। इसी प्रकार से पर्वतों का सौंदर्य, तूफान की आंख, यानी जो साइक्लोन होता है तो उसके बीच का जो शांत क्षेत्र होता है उसको तूफान की आंख कहा जाता है। इसी प्रकार से नदी का मुख और शीर्ष, पर्वतों की चोटी, भूमि का भूगर्भ और महानगर कभी नहीं सोते,
देश एक शरीर है तो परिवहन और संचार उसकी धमनियाँ हैं। नदी की युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था, यानी नदी युवा होती है, फिर वो प्रौढ़ होती है और फिर वो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। जिस प्रकार से मनुष्य का बचपन होता है, फिर वो युवा होता है, फिर वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति के तथ्यों का अध्ययन करने के लिए मानवीय शरीर और उसकी अवस्थाओं का तुलनात्मक वर्णन करना प्रकृति का मानवीकरण और मनुष्य का प्रकृतिकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि मानव भूगोल की संकल्पनाएं या उपागम कौन से हैं। मानव भूगोल की 3 प्रमुख संकल्पनाएं हैं। सबसे पहले है नियतिवाद, यानी हम कुछ अप्रोचेज हैं जिनके आधार पर मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। उनमें से सबसे पहली है नियतिवाद, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म इसको बोला जाता है, वातावरण निश्चयवाद। सेकंड होती है पॉसिबलिज्म, यानी संभववाद या संभावनावाद। और तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद। सबसे पहले आता है निश्चयवाद। आओ अब हम डिटर्मिनिज्म जो थॉट्स हैं, निश्चयवादी विचारधारा है, इसका अध्ययन करते हैं। इस विचारधारा का प्रतिपादन फ्रेडरिक रैटजेल ने किया था। जर्मन के विद्वान रहे हैं ये। इनका मानना है कि मानव जो है अपने वातावरण की उपज है, यानी मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट। इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उसी प्रकार की एक्टिविटीज़ करेगा। यानी आपके आसपास में फॉरेस्ट एरिया तो आप उस टाइप्स की एक्टिविटीज़ करेंगे, आपकी कार्यशैली जीवन शैली वैसी होगी। आप डेजर्ट में रहेंगे तो वहाँ की जीवन शैली अपनाओगे, पहाड़ी एरिया में हो तो वहाँ की जीवन शैली होगी, मैदानी एरिया में रहोगे तो वहाँ की जीवन शैली, आपका रहन सहन, खान पान, भाषा, संस्कृति सब प्रकृति निर्धारित करती है। ऐसा फ्रेडरिक रैटजेल का मानना है। उनका कहना है कि मनुष्य प्रकृति का दास है और नेचर सबसे ग्रेट है। ह्यूमन इज ए स्लेव ऑफ नेचर। और मनुष्य की सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं नेचर ही डिफाइन करती है। हमें नेचर के अंतर्गत रहकर ही कार्य करने पड़ते हैं। निश्चयवादी विचारधारा को हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे नियतिवाद, नियति मीन्स नेचर, प्रकृतिवाद, पर्यावरण निश्चयवाद और वातावरण निश्चयवाद। ये सभी निश्चयवादी विचारधारा के ही अन्य नाम हैं। नेक्स्ट आता है इस विचारधारा से संबंधित कुछ एग्जाम्पल। जैसे मनुष्य जो भी एक्टिविटीज करता है वो नेचर में रहकर ही करता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र जो पोलर बेल्ट है, जैसे अमेरिका, जो अमेरिका महाद्वीप है, इसके उत्तरी भागों में, ग्रीनलैंड में, रूस के उत्तरी भागों में, यानी जिसे टुंड्रा और टैंगा प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर जो जनजातियाँ मिलती हैं, एस्किमो जिनको इनुइट भी कहा जाता है, वो उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब सारा का सारा एरिया वो ध्रुवीय है, बर्फ गिरी रहती है, तो वहाँ पर जो एक्टिविटीज वो करते हैं या रहन सहन, जैसे आप ये घर देख रहे हैं इसको इग्लू बोला जाता है, ये आप गाड़ी देख रहे हैं इनको वहाँ पर कुत्तों से या रेंडियर से इसको खींचा जाता है। तो ये सब प्राकृतिक वातावरण यानी निश्चयवादी विचारधारा का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अफ्रीका में कांगो रिवर बेसिन है, यहाँ पर कांगो नदी बहती है और वहाँ पर मिलने वाला पिग्मी समुदाय आज भी बिल्कुल नेचुरल एक्टिविटीज और नेचुरल वातावरण में रहकर कार्य करता है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट है, नामीबिया देश में, और वहाँ के जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, उसको बुशमैन कहा जाता है। इस बुशमैन समुदाय को सान, थानेदार, बुरवा, कुंग,
खवे आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये लोग आज भी शिकार करते हैं, यानी इनकी मुख्य एक्टिविटी आज भी डेजर्ट के अंदर रहकर आखेट करना या शिकार करना है। उसी के आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो निश्चयवादी विचारधारा के विद्वान मानते हैं कि मनुष्य अपने वातावरण में रहकर, जैसे अभी आपने 3 एग्जाम्पल देखे, एस्किमो लोग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बुशमैन अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और पिग्मी लोग जंगल में रहकर उनका जीवन शैली डिफरेंट है। तो निश्चयवादी विचारधारा के विद्वान जो फ्रेडरिक रैटजेल के साथ साथ अन्य विद्वान भी हैं जो इस विचारधारा को समर्थित या समर्थन करते हैं, जैसे इब्न खाल्दून, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रैटजेल तो इस विचारधारा के प्रवर्तक ही रहे हैं, और एल्बर्ट हैटिंगटन और कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, ये सब विद्वान निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। सेकंड विचारधारा है संभावनावाद। अब संभावनावादी विचारधारा के जो विद्वान हैं, इस विचारधारा के प्रवर्तक रहे हैं पाल विडाल डी ला ब्लांस, फ्रांस के विद्वान हैं ये, और इस विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। जहाँ निश्चयवादी लोग मानते हैं कि सब कुछ नेचर डिफाइन करती है, लेकिन संभावनावादी विचारधारा के लोग मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि नहीं, मनुष्य अपनी बुद्धि और बल के आधार पर नेचर को चेंज करने की ताकत रखता है। तो संभववादी विचारधारा से संबंधित कुछ उदाहरण का अध्ययन कर लेते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि मनुष्य का जो वातावरण है वो मनुष्य पर सीमित प्रभाव डाल सकता है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि और बल के आधार पर कुछ संभावनाएं तलाश लेता है, जैसे उफनती हुई नदियों पर डैम बनाना। अब निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार तो नदी बह रही है, पहाड़ों के बीच में है, लेकिन वो नेचुरल रूप से बहेगी, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि और बल लगाया और भाखड़ा जैसे डैम खड़े कर दिए। इसी प्रकार से सहारा थार डेजर्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है राजस्थान में, वहाँ कोई संभावना नहीं थी कि वहाँ पानी पहुँच जाए, लेकिन मनुष्य ने बुद्धि और बल लगाया और पंजाब में जहाँ सतलुज और ब्यास नदियों का संगम है, हरी के बराज, वहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर निकाल दी, और राजस्थान के थार डेजर्ट के जो पश्चिमी ज़िले हैं जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन सब को वहाँ पानी पहुँचा दिया। अब वहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है और वहाँ के लोगों की जीवन शैली है वो भी बदल गई है। इसी प्रकार से मनुष्य ढलान के विपरीत लिफ्टिंग इरिगेशन से सिंचाई कर सकता है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नीदरलैंड, जिसको पुराने टाइम में हॉलैंड भी कहते थे, वहाँ पर जमीन की कमी थी तो उन्होंने समुंदर को ही पीछे धकेल दिया। पीछे धकेलने का मतलब क्या है कि समुंदर में कुछ दूरी धीरे धीरे किनारे से लेकर दीवार खींचनी शुरू की, और दीवार के अंदर जो पानी हो गया उसको मोटर या पंपिंग सेट लगा के खाली कर दिया, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से या जहाँ मिट्टी ज़्यादा थी वहाँ से मिट्टी ला के ट्रक से या मशीनों से उसमें भर दिया। इस प्रकार से जो ज़मीन प्राप्त की थी नीदरलैंड वालों ने, उसको पोल्डर्स कहते हैं। तो ये भी संभावनावादी विचारधारा का ही एक उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती करना, अब नेचर के अनुसार तो यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, लेकिन मनुष्य ने इसको स्टेप एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया, यानी पहाड़ की ढलानों को सीढ़ी की तरह से बना दिया और उस पर खेती की। मनुष्य वातावरण से नाइट्रोजन को कंप्रेस कर लेता है। जैसे आपने स्कूल विद्यालय आते समय देखा होगा कि टायर पंचर वाले होते हैं तो वो एक कंप्रेसर रखते हैं, वो हवा को वातावरण से खींचकर टंकी में भर लेते हैं। तो ऐसे ही हमने वातावरण से नाइट्रोजन, जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन भरी रहती है, इसको खींचकर हम सिलेंडर में फिलअप कर लेते हैं। आजकल तो गाड़ियों के टायर में भी नाइट्रोजन भरी जाने लगी है। इससे उर्वरक भी बनाते हैं, यूरिया।
कृत्रिम वर्षा कराना। अब वर्षा का होना नेचुरल है, लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी बुद्धि और बल के आधार पर आर्टिफिशियल रेन भी करा लेता है और वर्षा को रोक भी सकता है, जैसा कि बीजिंग ओलंपिक से पहले हुआ था। इसी प्रकार से चिलचिलाती धूप से बचने के लिए वातानुकूलित गाड़ियां बनाना, एयर कंडीशनर घर बनाना, थिएटर्स या मॉल बनाना, ये सब जो है मनुष्य की बुद्धि और बल का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से संभावनावादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि यद्यपि नेचर ग्रेट है, लेकिन मनुष्य भी कम ग्रेट नहीं है। वो अपनी बुद्धि और बल से नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करने की ताकत रखता है। इस विचारधारा के समर्थकों में पाल विडाल डी ला ब्लांस इसके प्रवर्तक रहे हैं। इनके साथ साथ लुजियन फेब्रे, ईशा बोमेन, कार्ल सावर, जीन ब्रून्स और अल्बर्ट डिमांजिया आदि विद्वान इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। अब इन दोनों विचारधाराओं, निश्चयवादी विचारधारा और संभावनावादी विचारधारा से अलग एक तीसरी विचारधारा भी है, वो है नव निश्चयवाद, नियो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, यानी ऐसी विचारधारा जो निश्चयवादी विचारधारा और संभावनावादी विचारधारा के बीच का मार्ग प्रशस्त करती है। इस विचारधारा को आधुनिक निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। नियतिवादी विचारधारा के लोग जहां नेचर को ग्रेट मानते हैं कि नेचर ही सब कुछ डिफाइन करती है, और संभावनावादी मानते हैं कि मनुष्य को पूरी रूप से प्रकृति नियंत्रित नहीं कर सकती। उन दोनों विचारधाराओं के बीच की विचारधारा है नव निश्चयवाद। ये ऑस्ट्रेलिया के विद्वान रहे हैं ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने इस विचारधारा को दिया। उनका मानना है कि यद्यपि बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ को नेचर डिफाइन करती है और मनुष्य अपनी बुद्धि बल से उसको चेंज करने की ताकत रखता है, लेकिन ग्रिफिथ टेलर का मानना है कि मनुष्य अपनी बुद्धि बल से प्रकृति को उतना ही चेंज कर सकता है जितना प्रकृति अलाउ करे। उसने इसके लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं। उसका मानना है कि वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का पूर्ण रूप से विजेता है, यानी नेचर मनुष्य को 100% कंट्रोल नहीं कर सकती। मनुष्य अपनी बुद्धि बल से कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, और इसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी बुद्धि बल से प्रकृति को 100% कंट्रोल नहीं कर सकता। आखिरकार कहीं ना कहीं प्रकृति अपना ताकत, अपना रौद्र रूप दिखा ही देती है। तो इन दोनों के एक दूसरे के क्रियात्मक संबंध के लिए ही ग्रिफिथ टेलर ने ये विचारधारा प्रस्तुत की है। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे ट्रैफिक चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही या रेड बत्ती किसी एक साइड से आने वाले व्हीकल को कुछ समय के लिए रोक सकता है, और वो परमानेंट उसको नहीं रोक सकता। कुछ समय इस साइड से रोकेगा तो बाद में दूसरी साइड वालों को रोकना पड़ेगा, इनको जाने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। तो इस उदाहरण से ग्रिफिथ टेलर महोदय समझाना चाहते हैं कि ऐसे ही मनुष्य अपनी बुद्धि बल से प्रकृति को चेंज करने की ताकत तो रखता है, लेकिन जहां प्रकृति रेड साइन दिखाए, वार्निंग दे, तो वहां मनुष्य को रुक जाना चाहिए। यानी ये विचारधारा कहीं ना कहीं रुको और जाओ विचारधारा को प्रस्तुत करती है। यानी मनुष्य प्राकृतिक वातावरण को प्रकृति अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, लेकिन मनुष्य उसमें अपने विवेक से, बुद्धि से, बल से, ज्ञान से, तकनीक की मदद से चेंज करने की कुछ ना कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता रहता है। इसके विपरीत कभी कभी जब मनुष्य अपने आप को
सर्वोपरि समझने लगता है तो प्रकृति अपना रौद्र रूप भी दिखाती है, और वो केवल पलक झपकने मात्र समय में ही दिखाती है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य सालों में एक बड़ा शहर खड़ा करता है, बिल्डिंगें बनाता है, और भूकंप की कुछ सेकंडों में ही तबाही आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रकृति मनुष्य को अपना रौद्र रूप दिखाती है। एग्जाम्पल के लिए आप रख सकते हो, जैसे 26 जनवरी 2001 को भारत के गुजरात में भुज में भूकंप आया, कुछ सेकंड में ही सब कुछ मलियामेट हो गया। तो इस प्रकार से नव निश्चयवादी विचारधारा कहती है कि मनुष्य को अपनी बुद्धि और बल से प्रकृति में चेंज तो करने चाहिए, लेकिन कर सकता है, लेकिन उसको हमेशा प्रकृति की सीमाओं में रहकर ही कार्य करना चाहिए। जहाँ तक प्रकृति अलाउ करे तो हम अपने एक्टिविटीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। यानी मानव को प्रकृति का अनुपालक बनकर, आज्ञापालक बनकर ही कार्य करना चाहिए। हम प्रकृति पर तभी विजय पा सकते हैं। यानी मानव प्रकृति का आज्ञापालक बनकर ही इस पर विजय पा सकता है। ऐसी विचारधारा नव निश्चयवादी विचारधारा के विद्वानों की रही है। अब मानव भूगोल में कुछ नई विचारधाराएं भी आई हैं, जैसे जिनको रिसेंट अप्रोचेज कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से है कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा, जिसे वेलफेयर अप्रोच कहते हैं। सेकंड वन है मूलवादी विचारधारा यानी रेडिकल अप्रोच। थर्ड वन है प्रत्यक्षवादी विचारधारा, पॉजिटिविज्म अप्रोच। और फोर्थ वन है व्यवहारवादी विचारधारा, बिहेवियर अप्रोच। अब इसमें जो सबसे पहली विचारधारा, यानी ये न्यू थॉट्स हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, इसमें वेलफेयर अप्रोच है। ये विचारधारा वास्तव में जो 20वीं सदी में या 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व स्तर पर पूंजीवाद के कारण जो आर्थिक असमानताएं बढ़ी, उनकी प्रतिक्रिया के रूप में ये विचारधारा आई। और इस विचारधारा का जो जन्म है वो मानव के कल्याण के लिए हुआ है। इस विचारधारा के प्रवर्तक और प्रचारक एवं समर्थक रहे हैं D.M. स्मिथ और डेविड हार्वे। और इन लोगों का मानना है कि निर्धनता, भूख, बेरोजगारी, प्रादेशिक असंतुलन, मलिन बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां या इनके अंदर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में किस प्रकार से बेसिक सुविधाओं का अभाव रहता है, उन सब का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की विचारधारा का विकास हुआ है। इस विचारधारा का उद्देश्य है मानव कल्याण और सामाजिक चेतना। इसके साथ साथ इस विचारधारा का विकास जो है 1970 के दशक में हुआ। इस विचारधारा में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा के पक्षों पर ध्यान देने पर बल दिया गया, और यह विचारधारा मनुष्य की केंद्रीय और कार्यशीलता पर बल देती है। और इस विचारधारा में ये भी रखा गया कि प्रादेशिक असमानता को, निर्धनता को किस प्रकार से दूर कर मानव समाज और मनुष्य की कल्याण की भावना रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। उनके कारणों और उपायों पर यह विचारधारा बल देती है। सेकंड वन है जो नूतन विचारधाराएं हैं, उसमें मूलवादी विचारधारा। यह विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत समाजवाद पर बल देती है, यानी समाज से किस प्रकार से निर्धनता और सामाजिक असमानता के कारण अव्यवस्थाएं मिलती हैं। तीसरी विचारधारा है प्रत्यक्षवादी विचारधारा। इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं B.J.L. बेरी, विलियम बंग और डेविड हार्वे। इस विचारधारा का उदय 50 के दशक में हुआ और यह मात्रात्मक विधियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस विचारधारा का विकास हुआ, ताकि भौगोलिक विश्लेषण को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। नेक्स्ट विचारधारा रही है इसमें
जो नूतन विचारधाराएं हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें है व्यवहारिक विचारधारा, बिहेवियर अप्रोच। इस विचारधारा का प्रतिपादन यानी इस विचारधारा को शुरू करने के लिए मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट संप्रदाय का सहारा लिया गया, उनके विचारों को प्रस्तुत किया गया। और इस विचारधारा का मानना है कि जिन पदार्थों को हम दुनिया में देखते हैं उन्हें अलग हिस्से के रूप में देखने की अपेक्षा उसको समग्रता के साथ देखना चाहिए। यानी कि मनुष्य जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है, जो कुछ भी देखता है, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन का कहीं अंग है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई रोल निभाता है। वास्तव में यह प्रत्यक्षवाद की विरोधी रही है, यह विचारधारा जो व्यवहार पर, व्यवहारिक हमारे जो बिहेवियर है उस पर बल देती है। नेक्स्ट है मानव भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं। मानव भूगोल की अनेक उपशाखाएं हैं, जिसमें सबसे पहले है ऐतिहासिक भूगोल, यानी भूगोल की वह शाखा जो भौगोलिक तथ्यों का इतिहास के संदर्भ में, हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करती है। सेकंड वन है सामाजिक विचारधारा, जो निर्धनता, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन से संबंधित परिघटनाएं, इन सब का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल, जो जनसंख्या के वितरण, घनत्व, उसकी वृद्धि, संगठन, प्रजनन, मृत्यता, प्रवास, इन सब का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है अधिवास भूगोल, यानी ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड ज्योग्राफी की ब्रांच जो मानवीय बस्तियों का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है मानव विज्ञान भूगोल, जो विविध प्रजातियों का अध्ययन इस उपशाखा का मुख्य उद्देश्य रहता है। देन है सांस्कृतिक भूगोल, जो मनुष्य की कल्चरल एक्टिविटीज़ के आधार पर भौगोलिक अध्ययन करती है, यानी मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका माइग्रेशन कैसे हुआ, कैसे हमने कृषि करना सीखा, कैसे हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई, इस प्रकार की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उन सब का अध्ययन कल्चरल भूगोल में करते हैं। देन है आर्थिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। इसकी कुछ सब ब्रांच भी हैं, जैसे संसाधन भूगोल, एग्रीकल्चर भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल। इसी प्रकार से नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो दुनिया में महाद्वीपों, देशों, राज्यों, यूनियन टेरिटरीज या ब्लॉक, गांव, उन इस प्रकार के जो राजनीतिक इकाइयां हैं, इन सब की सीमाएं कैसे निर्धारित होती हैं, किस प्रकार से जो हमारे प्रशासनिक प्रदेश हैं उनका विकास होता है, उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, इस प्रकार की जो राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना है वो राजनीतिक ज्योग्राफी का अध्ययन क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है कि जो मानव भूगोल है ये अन्य सोशल जो साइंस हैं, विज्ञान हैं, उनके साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। मानव जो है, मानव भूगोल के अंतर्गत हम अन्य विषयों की मदद लेते हैं, जैसे आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए हम इकोनॉमिक्स की मदद लेते हैं, समय के ज्ञान के लिए हम इतिहास की मदद लेते हैं, जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को जुटाने के लिए हम डेमोग्राफी की मदद लेते हैं, फसलों का वितरण, लैंड यूज का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर साइंस की मदद लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से मनुष्य के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, मनुष्य का जो मानव समुदाय है उसका बिहेवियर किस प्रकार का है, भाषा शैली क्या है, इन सब के अध्ययन के लिए हम सोशियोलॉजी की मदद लेते हैं। और भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्था आदि के अध्ययन के लिए हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की मदद लेते हैं। आओ अब देखते हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगी। जैसे इधर आप देखेंगे पुस्तकें हैं, सामने इसके लेखक हैं, तो ज़्यादातर आपके सिलेबस में ये इस प्रकार से रहेंगी कि ये बुक किसने लिखी है, तो आपने इस संदर्भ में इसको थोड़ा अभी ध्यान रखना होगा। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये ग्रिफिथ टेलर की प्रमुख पुस्तक है।
जियोग्राफिया जर्नलिज, ये बर्नार्ड वेरेनियस की पुस्तक है। कॉस्मोस बहुत प्रमुख पुस्तक है ज्योग्राफी की, ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने लिखी है। अर्ड कुने, ये कार्ल रिटर ने लिखी है। एंथ्रोपायोजियोग्राफी, ये फ्रेडरिक रेटजेल की किताब है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की किताब है, उनकी सिद्धांत भी है। ह्यूमन जियोग्राफी जीन ब्रूंस ने लिखी है। प्रॉब्लम डी जियोग्राफी ह्यूमन, ये डिमांजिया की लिखी हुई है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये एलन चर्चिल सैम्पल की किताब है। और प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन, ये विडाल डी ला ब्लांस की लिखी हुई किताब है। कुछ एक नाम आप देखेंगे थोड़ा सा वो इंग्लिश में चेंज नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें फ्रेंच लैंग्वेज के टच के कारण ऐसा है। तो ये प्रमुख किताबें हैं जो विभिन्न भूगोलवेताओं ने लिखी है। तो आप इसको अच्छे ढंग से रिमाइंड करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, आपके सिलेबस में जब आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक अपनी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चैप्टर में एक टॉपिक दिया गया है बेंदा। बेंदा एक व्यक्ति है, एक समुदाय है, उसके बारे में आपके टॉपिक दिया गया है। आओ उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि बेंदा कहाँ रहता था और वह क्या काम करता था। तो बेंदा समुदाय वास्तव में, यानी बेंदा एक व्यक्ति कह लो या समुदाय की बात करिए, ये मध्य प्रदेश जो आजकल छत्तीसगढ़ है उसमें अबुझमाड़ क्षेत्र में रहता है। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, यहाँ है बस्तर जिला, यहाँ के नारायणपुर जिले में ये एरिया आजकल आता है। तो यहाँ पर जंगलों में झोपड़ी में रहता था। वो एक छोटी सी लंगोटी बांधे हुए है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो पेंडा का सर्वेक्षण करता है। बाद में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेंडा क्या है। तो पेंडा वास्तव में यहाँ पर वन है। तो उसका जो कबीला है वो स्थानांतरित कृषि करता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करता है। यानी वनों में आग लगा देना, जितना एरिया खाली हो जाएगा उस पर साल 2 साल के लिए खेती करना, इस प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी बेंदा और उसका समुदाय करता है। और स्थानांतरित कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। वे लोग वन्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं और पूर्णिमा के दिन, यानी जिस दिन फुल मून होता है महीने में एक दिन, उस दिन जनजातीय मेले का आयोजन करते हैं। और वे भौतिक वातावरण को, यानी नेचर को, नेचुरल इन्वायरमेंट को माता प्रकृति, मदर नेचर मानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक्टिविटीज उनकी देख पा रहे हैं। आओ अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किस विद्वान ने किया? ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 ए फ्रेडरिक रेटजेल, बी एलन चर्चिल सैम्पल, सी पाल विडाल डी ला ब्लांस और डी एरास्टोनेज। तो क्या उत्तर आएगा सही? आपने उत्तर दे दिया होगा। यस, क्या आएगा? एरास्टोनेज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक कारक नहीं है? खेत, मृदा, जलवायु, जल, इनमें से कौन सा नेचुरल नहीं है? यस, क्या आएगा उत्तर प्यारे विद्यार्थियों? क्या आएगा? खेत। खेत मानव निर्मित होते हैं, बाकी के सारे नेचुरल हैं। नेक्स्ट है, मानव भूगोल अशिथिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। यह विचार किस विद्वान का है? ऑप्शन इस प्रकार से है। फ्रेडरिक रेटजेल, एलन चर्चिल सैम्पल, विडाल डी ला ब्लांस और एरास्टोनेज। चारों में से किसने कहा है? ये ध्यान होगा आपको। यस, क्या उत्तर आएगा? सही उत्तर है कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल। ये फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या रही हैं और अमेरिका की प्रसिद्ध विद्वान है, प्रसिद्ध भूगोलवेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तूफान से संबंधित है, साइक्लोन से संबंधित है? मुख, आंख,
शीर्ष और रूप। आपको ध्यान होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, तो उसमें हमने इससे संबंधित टॉपिक का अध्ययन किया था। यस, क्या आएगा आंसर? आपने आंसर दे दिया होगा। यस, सही है आँख। ये जो बीच का हिस्सा होता है ना साइक्लोन का, ये आँख कहलाती है। और आप ये चित्र देख रहे होंगे, एक पे लिखा है एंगल ऐसे बना हुआ है, दूसरे पे ऐसे है। आपको +1 ज्योग्राफी ध्यान होगी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में जब भी साइक्लोन आएगा तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो दोनों के बीच में ही एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वायु नहीं चलती है, जिसे काम एरिया या शांत क्षेत्र बोलते हैं, जिसे साइक्लोन की आँख कहा जाता है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, मनुष्य प्रकृति का दास है, यह कथन किस विचारधारा का है? वातावरण निश्चयवाद का, संभववाद का, आधुनिक निश्चयवाद का, या मानवतावादी विचारधारा का? किस विचारधारा का है? यस, सही उत्तर क्या आएगा? ए, वातावरण निश्चयवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो, कांगो बेसिन में पिग्मी, कालाहारी मरुस्थल नामीबिया में बुशमैन, और जायरे बेसिन में सान। यस, जब हमने निश्चयवादी विचारधारा से संबंधित कुछ उदाहरणों का अध्ययन किया था, तो आपने वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स चित्र सहित अध्ययन किए थे। क्या आएगा सही उत्तर? देखो, इनमें से कोई ना कोई एक मिसमैच है। सही उत्तर क्या आएगा? डी भाग। ये यहाँ पर सान गलत है। सान वास्तव में बुशमैन का ही दूसरा नाम है, और बुशमैन जो है वो नामीबिया डेजर्ट में रहते हैं। इन्हें थानेदार, खुरबा, तो इस टाइप्स के अन्य नामों से, बुशमैन, इन नामों से जानते हैं। तो सही उत्तर क्या है? ये जो कांगो बेसिन है, इसी का दूसरा नाम जायरे बेसिन है। तो यहाँ पिग्मी लोग ही रहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत मिसमैच किया गया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा सेंटेंस सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट इसी से क्वेश्चन आ गया कि सान, थानेदार, खुरगा, खवे ये किस जनजाति के अन्य नाम हैं? तो ये आप देखेंगे कि कालाहारी जो बुशमैन के लोग हैं, इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसी के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट है कि भारत में अबुझमार क्षेत्र में जो बेंदा समुदाय है, ये भौतिक वातावरण को माता प्रकृति के रूप में जानता है, और ये एक मेले का आयोजन करता है, उसका नाम है मेधाई। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इस मेले का आयोजन बेंदा समुदाय कब करता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण के समय, या सूर्य ग्रहण के समय? क्या उत्तर आएगा? सही उत्तर आएगा, आपको याद होगा टॉपिक जब हम अध्ययन कर रहे थे बेंदा से रिलेटेड, तो इसका सही उत्तर क्या है? पूर्णिमा के समय, फुल मून की नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था? वातावरण निश्चयवाद, संभववाद, आधुनिक निश्चयवाद, या मानवतावादी विचारधारा? क्या आएगा सही उत्तर? ओके, ग्रिफिथ टेलर ने, ऑस्ट्रेलिया के विद्वान रहे हैं, इन्होंने किया था नव निश्चयवाद का, आधुनिक निश्चयवाद भी इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा? कौन सा लोगों और नेचर के बीच इंटरेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो वो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। तकनीकी मनुष्य के ऊपर पर्यावरण की बंदिशों को कम कर देती है। नेक्स्ट है कॉस्मोस, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है, किस भूगोलवेता की रचना है? ग्रिफिथ टेलर की, बर्नार्ड वेरेनियस की, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की, कार्ल रिटर की? तो किसकी है ये पुस्तक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की।
नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नीचे दिए गए विद्वानों में से किस विद्वान के द्वारा लिखी गई किताब है, पुस्तक है? फ्रेडरिक रेडजेल, चार्ल्स डार्विन, जीन ब्रून्स, डिमांजिया। किसने लिखी है? प्रजातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब के लेखक हैं, कौन हैं? शाबाश, सही उत्तर आएगा चार्ल्स डार्विन। अब इस व्याख्यान से संबंधित आपके लिए कुछ गृह कार्य है जिसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी आपने ज्योग्राफी की डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड वन है, प्रौद्योगिकी के मनुष्य और भौतिक पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया के कोई 2 लाभ आप लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे, मानव भूगोल की 3 प्रमुख संकल्पनाएं कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे, माता प्रकृति किसे कहा है और क्यों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, किन मानवीय मूल्यों के आधार पर मानव भौतिक या प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रख सकता है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक और इस व्याख्यान की मदद से आप इन सभी क्वेश्चंस का अपने टीचर्स के सहयोग से उत्तर देने का प्रयास करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।